स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर के अगले टॉपिक्स के बारे में। पहले हमने यानी कि पहले लेक्चर में हमने केवल और केवल हमारे चैप्टर की इस हेडिंग के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो परमाणु सिद्धांत के बारे में हमने किस किस के बारे में किया, तो चलो आज थोड़ा उसका रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो परमाणु है उसके बारे में किसने बताया था, हमारे कणाद ऋषि के बारे में बताया था, फिर पकूदा ने बताया था, फिर जो हमारे थे जॉन डाल्टन उन्होंने बताया था, फिर थॉमसन, फिर कौन आया था, रदरफोर्ड, फिर नील्स बोर। अब ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने केवल और केवल परमाणु के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। तो देखिए कि इन दो साइंटिस्ट ने तो बताए थे केवल परिभाषा, और वो कैसा दिखाई देता है ये थोड़ा बहुत एक उन्होंने एक्सप्लेन किया था। फिर जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने परमाणु के बारे में काफ़ी विस्तृत किया कि परमाणु कैसे दिखाई देता है या कैसा होना चाहिए। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी, रदरफोर्ड ने आपके प्रोटॉन की खोज करी। अब जो आपके एक जो न्यूट्रॉन था तो उसकी खोज आपके चैडविक ने करी, यानी कि जेम्स चैडविक उनका पूरा नाम था। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी। अब इन सब के कुछ ना कुछ कमी होने के बाद नील्स बोर आए थे, तो उन्होंने परमाणु के पूरे कक्षा ऊर्जा स्रोतों के बारे में बताया था, यानी कि उनकी कक्षा क्या होती है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन्होंने ये बताया था। और उन्होंने हाइड्रोजन को, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु को आधार मानकर एक्सप्लेन किया था कि परमाणु होता कैसा है। तो देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये जो है ये तो था हमारा नाभिक, क्या था, नाभिक। एक बात मैं आपको इसमें बता दूं, जब हम चैप्टर की अगली वाली हेडिंग स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं परमाणु की कक्षाओं में, तो वो कुछ ऊर्जा स्तरों के अंदर चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कुछ ऊर्जा स्तर के अंदर, यानी इनके अंदर भी क्या होता है, परमाणु के अंदर आपके कुछ ऊर्जा का लेवल होता है। क्या होता है, लेवल होता है। जैसे मान लीजिए ये तो है उच्च ऊर्जा स्तर, ये तो हो गया उच्च स्तर, और ये हो गया एक तरह से निम्न स्तर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के अंदर निम्न से उच्च और उच्च से निम्न आते जाते रहते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि उच्च भेदन क्षमता वाली से जब हम परमाणु का निरीक्षण करते हैं परमाणु के बारे में, तो वो स्पेक्ट्रम प्रदान करता है हमें। क्या करता है, स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है, तो मैं एक क्लियर कर दूं कि ये रंगीन पट्टियों का जो एक रंगीन पट्टिकाओं का एक चित्रित होता है, यानी एक ग्राफ होता है। कुछ इस तरीके से बनते हैं ये ग्राफ, जैसे कि कुछ तो ऐसे बनते हैं और कुछ ग्राफ ऐसे बनाए जाते हैं इस स्पेक्ट्रम के द्वारा। यानी कि जब स्पेक्ट्रम में हमें कैसे शो होता है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न या निम्न से उच्च में जाता है तो वो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। क्या करता है, उत्सर्जन या अवशोषण करता है। इसी की वजह से हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यानी कि जो परमाणु है उसका कलर प्राप्त होता है। इसी से हम पता लगाते हैं कि जो परमाणु है वो किस कलर का है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए, ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन के बारे में नहीं बता पाए थे हमारे कौन, नील्स बोर। लेकिन नील्स बोर की इसी उपलब्धि के आधार पर जब भविष्य में, यानी कि इनकी जो खोज थी वो 1913 में थी, और 1913 के बाद 1914 से आपकी क्या हुआ, अन्य परमाणुओं की खोज की गई, यानी कि अन्य तत्वों की। किसको, इसी को आधार मानकर अन्य तत्वों की खोज की गई और उन्हें नाम दिए गए थे। अब इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर की अगले पॉइंट्स की तरफ, जो कि हमारे हेडिंग का क्या भाग है, तत्वों का वर्गीकरण, आवर्ती वर्गीकरण। एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि ये आवर्ती का मतलब क्या है, ये कोई फिजिक्स की आवर्ती नहीं है। यहाँ पर पहले बता दूं कि ये फिजिक्स की आवर्ती नहीं है। यहाँ पर आवर्ती का मतलब है गुणों का दोहराना, यानी कि गुणों का पुनर्करण करना, यानी कि गुण आपस में ही खुद को दोहराते हैं यहाँ पर।
तो जो आप वर्गीकरण हम पढ़ेंगे तो वो तत्वों के गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म या उनके परमाणु भार, परमाणु संख्या और उनके आकार, रूप, इसके आधार पर हम उनका चर्चा करेंगे। तो देखिए वर्गीकरण जब हम पढ़ते हैं वर्गीकरण जब हम पढ़ेंगे इसमें अब, तो एक चीज़ मैं बता दूं कि सबसे पहले केवल और केवल 31 तत्वों की खोज की गई थी। कितने तत्वों की? 31 तत्वों की खोज की गई थी। उसके बाद 63 तत्व आए थे। कितने? 63, यानी कि 63 तत्व आए थे। फिर आज वर्तमान में यानी कि आज के समय में हमारे पास 118 तत्वों की खोज की गई है। कितने तत्वों की? 118 तत्वों की खोज की गई है। और इन्हीं 118 तत्वों को हमने आवर्त सारणी में इन्हें दर्शाया है। इन सभी तत्वों को हमने जब आवर्त सारणी में दर्शाया तो आज उन तत्वों के बारे में हमें कई सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो मैं बता दूं कि इस वर्गीकरण में हम सबसे पहले उन 31 तत्वों के बारे में जानेंगे कि किस वैज्ञानिक ने 31 तत्वों की खोज करी और उनके लिए क्या नियम दिए थे, और 63 तत्व कब आए थे और किसने इनकी खोज करी थी, और 118 तत्वों की खोज का कैसा परीक्षण किया गया था। आज भी हम नए तत्वों की खोज कर रहे हैं। आज भी हम क्या कर रहे हैं? नए तत्वों की खोज कर रहे हैं। एक बात और इसमें एक पॉइंट ये है कि आपके आवर्त सारणी में यूरेनियम, जो यूरेनियम आपका तत्व है, उसके बाद के जितने भी उसके बाद के तत्व सब रेडियो एक्टिव है। यानी रेडियो एक्टिव का मतलब यहाँ पर लिया जाएगा आपके मानव निर्मित है, यानी मानव द्वारा उन्हें निर्मित किया गया है। बाकी यूरेनियम से पहले जितने भी तत्व है आपके, वो सारे प्रकृति में यानी ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया था 31 तत्वों का, वो सबसे पहले आपके किया गया था डोबेरेनर द्वारा। किसके द्वारा? डोबेरेनर द्वारा। यानी कि जब आपके 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी तो केवल उनकी खोज कर वो सीमित हो गए थे, किसी ने उनके बारे में नहीं बताया था। तब आए थे हमारे डोबेरेनर। कौन आए थे? डोबेरेनर। डोबेरेनर जब आए थे, डोबेरेनर साइंटिस्ट, तो उन्होंने एक नियम दिया था। क्या दिया था? वो नियम था हमारा त्रिक नियम। इसे हम थर्ड लॉ भी कहते हैं या ट्राइस लॉ भी कहते हैं इंग्लिश में। डोबेरेनर का जो त्रिक नियम है, इस नियम के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि दो परमाणु या दो तत्वों का द्रव्यमान, और ये जो दो तत्व होंगे वो एक तो होगा प्रथम और तृतीय, यानी कि प्रथम और तृतीय तत्वों का द्रव्यमान का औसत द्वितीय तत्व के बराबर होता है। यानी कि उनके इस नियम का कहने का मतलब था कि जैसे आप देखिए ये यहाँ पर ये जो ब्लू मार्कर है इसका द्रव्यमान और ये जो रेड मार्कर है इसका द्रव्यमान क्या है? ब्लू मार्कर का द्रव्यमान और रेड मार्कर का द्रव्यमान। इन दोनों द्रव्यमान का जो औसत है वो ब्लैक मार्कर के द्रव्यमान के बराबर आता है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाऊंगा आपके। देखिए उन्होंने जो तत्व लिए थे वो था एक तो लिथियम, ये लिथियम है, एक लिया था सोडियम और एक लिया था आपके पोटेशियम। तो देखिए लिथियम का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपके 9, और जो आपके पोटेशियम का द्रव्यमान होता है वो होता है 39। अब आप देखिए कि इस 9 और 39 को जोड़िए, 9 + 39, अब आप इसको जोड़िए तो कितना होगा? जोड़ो इनको, 9 9 18,
हंसी लगे 1 और 4। अब इसका औसत कितना आएगा? जब इसका आप औसत निकालोगे 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपके 24। ये जो 24 है वो एक तरह से आपके किसका द्रव्यमान होगा? सोडियम का। किसका होगा? सोडियम का। ये जो सोडियम का द्रव्यमान था आपका, वो इस नियम के अकॉर्डिंग, क्या है? एक बीच वाले द्रव्यमान का भाग है। अब एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पर, वैसे ये तो मैंने औसतन लिया था, अब एक्चुअल में कैसे हुआ था इस चीज को जानिए। कि परमाणु है आपका, क्या है? कोई परमाणु है। लिथियम का जो आपके आवर्त सारणी में, आज की वर्तमान की आवर्त सारणी में इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 3 और इसमें 4 प्रोटॉन की संख्या होती है, तो इसका टोटल जो द्रव्यमान होता है वो हो गया आपके 7। कितना हो गया? 7। और उन्होंने लिया था एक सोडियम, इसका जो परमाणु क्रमांक है आज वो क्या है? 11। और फिर लिया था इन्होंने पोटेशियम, इसका जो परमाणु क्रमांक है हमारे पास वो है 90। क्लियर? तो अब उन्होंने क्या करा? इसका द्रव्यमान 7 ले लिया, अब इसका जो एक्चुअल द्रव्यमान था हमारे पास वो 39 ही था। क्लियर? उनके कहने का मतलब ये सीधा सीधा ये था कि 2 तत्वों के द्रव्यमान का औसत उसके द्वितीय तत्व का औसत द्रव्यमान होता है, यानी कि इन दोनों का औसत इस सोडियम का द्रव्यमान आएगा। तो देखिए 7 + 39 करिए आप, कीजिए और 2 का डिवाइड कीजिए। 7 और 39 का जब आप करेंगे तो वो आएगा 46/2, तो ये होगा 23। तो देखिए ये जो 23 आता है वो एक्चुअल में सोडियम का द्रव्यमान होता है। लेकिन उनकी ये जो परिकल्पना थी वो केवल कुछ परमाणुओं तक ही सीमित रही थी, यानी कि ये जो लास्ट परिकल्पना थी उनकी केवल आयोडीन तक ही सीमित रही थी। ये केवल आयोडीन तक ही लिमिट था, उसके बाद वाले तत्वों के लिए ये लिमिट नहीं हुई थी, क्योंकि ये जो परमाणु का जो ये त्रिक नियम उन्होंने दिया था ये आयोडीन के बाद निरस्त होने लगा था। क्यों? क्योंकि जो आगे जब हम बढ़ते हैं आवर्त सारणी में तो जो कुछ तत्व होते हैं जैसे बिस्मिथ हो गया, सीजियम हो गया, तो इनके जो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक होते हैं वो दोनों में भिन्नता आने लग जाती है। तो इसी वजह से ये क्या हुआ, केवल आयोडीन तक सीमित रह गया और इस वजह से क्या हुआ, ये नियम फेल हो गया। FAIL, फेल। ये नियम क्या हो गया? फेल हो गया। लेकिन कुछ हद तक हम ये बता सकते थे कि आवर्त सारणी में ऐसे भी तत्व हैं जिनका कुछ अस्तित्व पाया गया है उनके द्रव्यमान के आधार पर। फिर हमारे अगले जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं हमारे लिए न्यूलैंड। डोबेरेनर का जो ये त्रिक नियम था वो तो समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी एक कमी सामने आ गई। वो क्या थी कि आयोडीन के बाद उन्होंने इस तत्वों के बारे में कुछ नहीं बता सके कि आयोडीन के बाद ये नियम लागू होता है या नहीं होता है। अब जो हमारे अगले साइंटिस्ट आते हैं वो है हमारे न्यूलैंड। न्यूलैंड जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने अष्टक नियम दिया था। क्या दिया था? अष्टक नियम। इस अष्टक नियम को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि हर वो तत्व जो पहले से 8वें नंबर पर आएगा वो पहले परमाणु के गुणों और उसके रासायनिक संगठनों के या उसके भौतिक गुणधर्मों के दर्शाएगा। यानी कि इसमें क्या हुआ कि जो पहला तत्व होगा और 8वां तत्व होगा उनके गुण आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? गुणों में समानता होगी। गुणों में समानता होगी। तो उन्होंने फिर एक टेबल बनाई थी। क्या बनाई थी? एक टेबल बनाई थी जिसके अंदर उन्होंने कुछ इस तरीके से तत्व लिए थे। लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तत्व लिए थे। फिर इसके बाद क्या आ जाता है? सोडियम, फिर हमारा 12 नंबर पर मैग्नीशियम और 30 नंबर पर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर
15वें नंबर पर हमारा जो अगला आता है फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। जो ये जो तत्व थे हमारे, तो देखिए इसमें अब हम थोड़ी एक काउंटिंग कर लेते हैं इनकी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और अब देखिए यहाँ पर 8। अब देखिए जो पहला और 8वां जो तत्व है उनके गुणों में क्या होगी, समानता होगी। क्या होगी, उनके गुणों में समानता होगी। तो देखिए कि ये जो तत्व थे पहला और 8वां तत्व, इनके गुणों में हमेशा समानता पाई जाएगी और ये वाकई में सिद्ध हुआ था। और आज की पीरियोडिक टेबल के अंदर यानी हमारी आज की जो वर्तमान की जो आवर्त सारणी है उसमें भी लिथियम के नीचे हमेशा सोडियम ही आएगा। क्या आएगा, लिथियम के नीचे हमेशा सोडियम आएगा और बेरियम के नीचे क्या आएगा, मैग्नीशियम। तो उनकी एक चीज़ हमेशा फेवर में रही है कि उन्होंने एक चीज़ हमें बताई कि पहला जो तत्व होगा और 8वां तत्व जो होगा उसके गुणों में समानता पाई जाएगी। तो लेकिन जो इनकी जो ये तत्व थी क्लोरीन और उसके बाद ये जो तत्व था वो आपके क्लोरीन के बाद जब हम जाते हैं हमारे सीजियम, यानी कि ये जो था हमारा सीजियम, ये जो सीजियम आप देख रहे हैं इसके बाद ये जो नियम था वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीजियम के बाद बहुत ही बड़े तत्व आने लग जाते हैं जिनका परमाणु भार अलग होता है, परमाणु क्रमांक अलग हो जाता है, उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाती है। तो ये क्या हुआ, हमारे सीजियम तक ही लिमिट रहा। उनकी ये कमी हो गई कि अब क्या कमी हो गई कि सीजियम के बाद ये जो रूल है वो काम नहीं कर पाया। लेकिन उन्होंने ये चीज़ हमें बताई कि क्या हुआ कि पहले और 8वें जो तत्व है उनके गुणों में समानता पाई जाएगी। इसके बाद क्या हुआ कि उनकी एक कमी के नोट में ये दिया गया कि सीजियम के बाद जो इनका नियम था वो कभी लागू नहीं हुआ। क्लियर? तो इनकी कमी क्या थी कि ये केवल कुछ ही सीमित परमाणुओं तक के लागू हुआ। कहाँ तक हुआ? कुछ सीमित परमाणुओं तक लागू हो पाया, कुछ सीमित तत्वों तक ही लागू हो पाया। अब जैसे कि सीजियम, आप सोचेंगे कि सीजियम के बाद तो बहुत सारे तत्व उस समय आए होंगे, तो मैं बता दूं कि न्यूलैंड के समय भी आपके लगभग 31 तत्वों की खोज हो पाई थी। लेकिन जब आपके 63 तत्व आए थे वर्तमान में, यानी कि 63 तत्व आए थे खोज के बाद, तो उस समय आपके मेंडलीफ, कौन? मेंडलीफ साइंटिस्ट आपके आए थे, उन्होंने फिर इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था। तो अब जो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में वो होंगे क्या? मेंडलीफ। तो अब कुछ देखते हैं उनके बारे में कि मेंडलीफ किस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। तो मेंडलीफ का पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे वो सीजियम तक भी नहीं जा पाए थे। उनकी कमी क्या हो गई कि वो कैल्शियम तक ही रुक गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो जो उनकी कमी हो गई थी फिर क्या हुआ? कैल्शियम, भाई ये जो कैल्शियम था वो कह रहे थे कि अब कैल्शियम के आगे मैं नहीं जा सकता, मेरी क्षमता नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि कैल्शियम के बाद जो आने वाले तत्व है उनकी खोज तो हुई नहीं, तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा। क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे हमारे मेंडलीफ जो साइंटिस्ट थे उनकी आवर्त सारणी के बारे में। यहाँ से चैप्टर में कुछ ट्रिकी या मसालेदार आना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए अब जो हम पढ़ेंगे हमारे मेंडलीफ, अब हम पढ़ेंगे हमारी मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में। मेंडलीफ जो साइंटिस्ट है उनके समय में, इनके समय में 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, यानी कि इस समय तक टोटल 63 तत्व आ चुके थे। तो देखिए कि उन्होंने इन 63 तत्वों को किस प्रकार उनकी आवर्त सारणी से तात्पर्य है कि ये एक ऐसी टेबल मानी जाती है जिसके अंदर हर एक तत्व उसके गुण, ताकत और उसके नेचर के अकॉर्डिंग
जमाया गया है। तो ये जो आवर्त सारणी है ये हर एक तत्व की पहचान बताती है कि ये जो तत्व है उसकी पहचान क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी ताकत क्या है और उसका अस्तित्व कैसा है। क्लियर। तो जो आवर्त सारणी थी मेंडलीव की, इसके लिए उन्होंने एक नियम दिया था। क्या दिया था? एक नियम दिया था। ये जो नियम था ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम था। ये आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। 1 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम लिखिए, कि वो किस नियम के आधार पर इसे बताए गए थे। तो जो वो नियम था वो क्या था? तत्वों का या तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि उन्होंने क्या नियम दिया था कि जिससे हम उनकी आवर्त सारणी को जमा सके या उनकी आवर्त सारणी को वो जमा सके। तो क्या लिया था उन्होंने कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि एक समय में हर एक तत्व अपने परमाणु भार का दोहन करेगा या दोहराएगा या उसके कुछ गुणों को दोहराएगा। किसमें? आवर्त सारणी में। और ऐसा ही हुआ था उस समय कि जब वो आवर्त सारणी में तत्वों को जमा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो परमाणु भार, इसे हम द्रव्यमान भी कह सकते हैं, जो क्या है एक के बाद बढ़ता जा रहा था। जैसे किसी का 1 था, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे बढ़ता चला गया था। उस समय केवल 63 तत्व थे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो तत्व थे उनको उनके परमाणु क्रमांक पर नहीं, यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर नहीं, उन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर न जमाकर उन्हें उनके परमाणु भार के आधार पर जमाया। क्या किया उन्होंने? परमाणु भार के आधार पर जमाया। तो क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि पहले परमाणु के पास है आपके 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और चौथे के पास मान लीजिए कि 20 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ? उनका परमाणु भार तो बढ़ रहा है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो तो सम्मिलित नहीं है, परमाणु क्रमांक तो समान नहीं है ना उनके। उन्होंने क्या लिया? केवल और केवल परमाणु भार को ही आधार मानकर उसे आगे बढ़ाते गए और आगे बढ़ाते गए तो उनके सामने कुछ समस्या आई थी। क्या आई थी? वो जो समस्या थी वो थी समस्थानिक और समभारिक की। समस्थानिक और समभारिक की उनके सामने समस्या आने लग गई थी। समस्थानिक वो होता है जिसके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न हो, और समभारिक वो होता है जिसके परमाणु क्रमांक तो अलग हो लेकिन परमाणु भार समान हो। तो उन्होंने समस्थानिक न लेकर क्या लिया? समभारिक को लिया। उन्होंने क्या किया था? जिसका द्रव्यमान समान है मैं उसे एक साथ रखूंगा, चाहे उसकी प्रॉपर्टी अलग हो, चाहे उसके गुण अलग हो, चाहे उसके गुणधर्म अलग हो। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे तत्व थे जैसे कि मान लीजिए आयोडीन और बिस्मिथ, एक तरह से मान लीजिए कि ये दोनों क्या थे? इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन जो क्या है इनका द्रव्यमान एक समान होने के कारण क्या किया इन्होंने? एक साथ रख दिया उन्होंने। और C12 और C14 ये एक दोनों अलग अलग प्रकार के कार्बन है, इनको अलग अलग जगह जमा दिया, जबकि इनको क्या करना था? एक ही जगह जमाना था। फिर तो उनकी कुछ कमियां सामने आने लगी कि यार आपने जमाया तो सही तरीके से ले, लेकिन उन्होंने समभारिक और समस्थानिक का ध्यान नहीं रखा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भी ध्यान नहीं रखा। उन्होंने क्या ध्यान रखा? केवल और केवल परमाणु भार, जो हमारे इस नियम में देखने को मिलता है। उनका आधार क्या था इस आवर्त सारणी को जमाने का? केवल और केवल परमाणु भार। तो वो सफिशिएंट नहीं था
क्यों? क्योंकि कई जगह समस्थानिक आ रहे थे, समभारिक आ रहे थे, तो उनको जमाना बहुत कठिन होने लगा था। और उस समय चूंकि आपके अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। क्लियर? और जहाँ पर 63 तत्वों के बाद खोज होनी थी और अन्य तत्वों की, तो उन्होंने इसकी जगह छोड़ दी, तो उनका रीजन भी इन्होंने नहीं दिया था। सबसे बड़ी बात इसमें उठी आपके हाइड्रोजन परमाणु की। हाइड्रोजन परमाणु की सबसे बड़ी बात उठने लगी कि हाइड्रोजन परमाणु उस समय खोजा जा चुका था, तो हाइड्रोजन जो परमाणु है उसको आप पहले नंबर पे रखोगे या 7वें या 8वें नंबर पे रखोगे। यानी कि जो आपका हाइड्रोजन था वो एक तरह से धातु के समान भी व्यवहार कर रहा है और अधातु के समान भी व्यवहार कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी रहा है और ग्रहण भी कर रहा है। तो जो मेंडलीव थे उन्होंने हाइड्रोजन के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन उस समय एक केस बन चुका था ऐसा कि उसे धातु के आधार पर रखा जाए या अधातु के आधार पर रखा जाए, क्योंकि कुछ अधातुएं थी उनका ब्लॉक अलग था और कुछ धातुएं थी तो उनका ब्लॉक अलग था। तो इसे धातु में रखा जाए या अधातु में रखा जाए, उस समय ये विवाद काफ़ी उठा था। तो इसलिए उनकी कमियां सामने आने लगी थी। तो कमियों में क्या था कि हाइड्रोजन परमाणु के बारे में समझा नहीं पाए और अक्रिय गैसों के बारे में नहीं बता पाए, और जिनके लिए स्थान छोड़ा था उनके तत्वों के बारे में वो कुछ नहीं बता पाए कि ये तत्व आगे खोजे जाने हैं या नहीं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ध्यान नहीं रखा, बजाय किसके? परमाणु भार का ज़्यादा ध्यान रखा। समस्थानिक और समभारिक को एक साथ रखने का या अलग अलग रखने का रीज़न नहीं बता पाए, तो उनकी कमियां ये धीरे धीरे सामने आने लगी। तो जो मेंडलीव थे वो अच्छे भले जा रहे थे समझाने के लिए, लेकिन उनकी कमियां क्या हो गई? सामने आने लगी। जो इस प्रकार आप देख रहे हैं, समस्थानिक समभारिक का उन्होंने रीज़न नहीं बताया और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर न जमा कर उन्होंने परमाणु भार के आधार पर उन्हें जमाया। हाइड्रोजन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि हाइड्रोजन धातु है या अधातु है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और अक्रिय गैसों के बारे में नहीं समझा पाए। तो ये जो थी उनकी कमियों के रूप में उभर कर आया था। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर की जो केमिकल लोचक कर देने वाली बहुत ही भयानक जो चीज़ थी वो आती है अब हमारे जीवन में, एक्चुअल में आवर्त सारणी जो दी गई थी हमारे हेनरी मोज़ले द्वारा, जो एक ही बहुत बढ़िया स्टूडेंट थे, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट रहे हैं। लेकिन आज उस आवर्त सारणी को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने उस आवर्त सारणी में 118 तत्वों को जमाया था। उन 118 तत्वों को जमाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे नियम दिए थे, जो हम आगे पढ़ेंगे हमारे वीडियो में। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस प्रकार जमा गई थी। ये मेंडलीव की जो आवर्त सारणी आपके बुक में अच्छे से दी हुई है, आप उसे पढ़ें, एनालाइज करें कि उनकी कमियां क्यों रही थी, और आपको लगता है कि मेंडलीव की ये कमियां और होनी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दें। तो जो मेंडलीव की थी आपके सामने कमियां देख ली हैं। उस समय जो 63 तत्व थे उन्होंने उसके बारे में तो बताया था, लेकिन इन्हीं 63 तत्वों में उनके जो सर या उनसे बड़े जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कमियां निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो उनकी कमियों के रूप में क्या क्या आया था, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। क्या था? समस्थानिक और समभारिक के बारे में नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, कभी तो समस्थानिक को अलग अलग रख रहे थे, कभी एक साथ रख रहे थे, और कभी समभारिक को एक साथ और कभी अलग है। और अक्रिय गैसों के बारे में नहीं बताया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी हमारे हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर, क्योंकि हाइड्रोजन धातु के में रखा जाए, धातु वर्ग में रखा जाए या हेलोजन वर्ग में। हेलोजन का मतलब ही होता है आपके अधातु रूप, और उनका जो नियम था वो क्या था? परमाणु भारों के आधार पर था। क्या था? एक बार उस नियम को वापस रिकैप कर लेते हैं हम। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया था कि परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में जमाया था, न कि उनके परमाणु क्रमांक को बढ़ते हुए क्रम में जमाया था। तो यही उनकी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। अब जो हम
हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सबसे बड़ा केमिकल लोचा कर देने वाला जो टॉपिक आएगा हमारा एक्चुअल आवर्त सारणी, और उसके आगे बारे में जो हर एक तत्व की जो गुण होते हैं या कैसा दिखाई देता है या उनके तत्वों के बारे में जानेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को लिख सकते हो। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये जो चैप्टर था ये काफ़ी टफ चैप्टर होता है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। आप जब भी इस वीडियो को देखो उससे पहले आप चैप्टर पढ़ें फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आए। इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़िए क्योंकि इस चैप्टर को जब मैंने भी पढ़ा था तब मेरे माइंड में भी केमिकल लोचा हुआ था। तो आप जब भी चैप्टर को पढ़ें तो आप पहले खुद पढ़ें फिर वीडियो देखें ताकि ये समझ में आ सके। और आवाज़ सारणी से बिल्कुल मत डरिए क्योंकि आवाज़ सारणी बहुत इजी होती है। लोग कहते हैं कि आवाज़ सारणी बहुत टिपिकल है, नहीं ये बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है, आप इससे बहुत अच्छे फेमिलियर हो सकते हो। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे एक्चुअल आवर्त सारणी के बारे में।